जिसमें आपके ट्रायंगल्स और सर्कल्स की जो भी सारी थ्योरम्स है बेटा उसकी प्रूविंग कैसे करनी है वो हम लोग सीखने वाले हैं। अगर मैं इस वर्टेक्स से इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए हाइट ड्रॉ करती हूँ तो वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगी। इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस into height. The angle that an arc of a circle subtends at the center is double that it subtends in the remaining part. Hi everyone, hello, क्या हाल चाल है सभी के? A very good evening आप सभी को and I hope कि आप सब अच्छे हो and आपकी प्रिपरेशन आपके मैथ्स एग्जाम के लिए that is 2 मार्च के लिए एकदम बढ़िया से चल रही हो। इसी के साथ इस प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए क्योंकि हम मैराथन सेशन में सारी थ्योरम्स की प्रूविंग नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसी के लिए आज मैं आप लोगों के लिए ये एक छोटी सी रिकॉर्डेड वीडियो लाई हूँ जिसमें आपके ट्रायंगल्स और सर्कल्स की जो भी सारी थ्योरम्स है बेटा उसकी प्रूविंग कैसे करनी है वो हम लोग सीखने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो हम अपनी प्रिपरेशन को 100% रखते हुए ये सारी थ्योरम्स की प्रूविंग इस एक लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ज़्यादा आपकी थ्योरम्स नहीं है क्योंकि सिर्फ ज्योमेट्री पोर्शन की थ्योरम्स है, मेजरली ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स की आपकी थ्योरम है। तो उन सारी थ्योरम्स को हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज हमारा बीपीटी। अब ये बीपीटी हमें क्या कहता है? ठीक है, इसको हम बप्पट्टा भी बुलाते हैं पर कोई बप्पी लहरी नहीं बोलेगा। अब अगर मैं आपसे बीपीटी की बात करूं तो बेटा बीपीटी में क्या होता है, आपके पास एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, आपको बोला है कि आपके पास एक ट्रायंगल है लेट्स से जिसकी नेमिंग आपने की है ए बी एंड सी। अब इस ट्रायंगल के अंदर बेटा आपको बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी तीसरी लाइन है ना, कोई एक ऐसी लाइन है बेटा जो लेट्स से ये डी और ई है और ये लाइन क्या है आपकी थर्ड साइड के पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है। अब मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्यों अलग है? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में हमें बोला जाता है कि डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, पर यहाँ पे डी और ई मिड पॉइंट्स नहीं है बेटा। ए बी और ए सी पर आने वाले कोई भी 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको गिवन में क्या लिखना है। तो बेटा आपको गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, सच दैट डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। अब यहां से आपको क्या प्रूफ करना है बेटा? यहां से आपका टू प्रूफ क्या रहने वाला है कि भाई जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है और अगर ये डीई बीसी के पैरेलल है तो ये पैरेलल लाइन बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, प्रोपोर्शनली काटेगी। प्रोपोर्शनली काटने का मतलब है बेटा ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के। अब यहां पे बच्चा आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको AD इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD पे और D से बेटा आपको एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AE पर। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन आपको करनी है बेटा, वो क्या है कि D को C से ज्वाइन करना है और B को E से ज्वाइन करना है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। अब सबसे पहला काम बच्चा आपको क्या करना है, जो ये ऊपर नजर आ रहा है आपको एक ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में बेटा आपको 2 परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं, मतलब 2 हाइट्स नजर आ रही हैं। अब एक बेसिक कंसेप्ट तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है वो एक बार ध्यान से सुन लो कि अगर ED को हम यहां पे क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं। देखो बेटा अगर हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर हम ट्रायंगल ADE की बात कर रहे हैं और अगर मैं ED को परपेंडिकुलर ले रही हूं बेटा तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा AD, और अगर मैं DE को इसको नेमिंग कर लेते हैं पहले, लेट्स से ये आपके पास M है और ये N है, ठीक है। अब देखो अगर मैं EM को परपेंडिकुलर ले रही हूं तो बेस क्या होगा AD और अगर मैं DN को परपेंडिकुलर ले रही हूं तो बेस क्या होगा AE। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल ADE का 2 अलग अलग तरीके से एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं और इन तीनों वर्टिसेस से आप 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर सकते हो और हर एक परपेंडिकुलर के लिए जो बेस साइड है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो बेस ये, अगर आप लेट्स से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो बेस ये, और अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो बेस ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूं, सबसे पहली चीज क्या है बेटा, अगर मैं एरिया निकालना चाहूं किसका, ट्रायंगल ADE का, जो ये ऊपर छोटू वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है ADE का, तो वो एरिया क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस। अगर मैं AD ले रही हूं तो AD के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, EM है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
सिमिलरली अगर मैं एक और तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालती हूं, जिसमें बेटा मैं जो बेस है अब की बार क्या ले रही हूं, AE ले रही हूं, और AE के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, DN। तो सबसे पहला काम करना है हमें ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल ADE का दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, और उन दोनों परपेंडिकुलर के बेसिस पे बेसिस को अलग करके हमें इसके दो तरीके से एरियाज निकालने हैं। अब बेटा आपको नीचे दो और ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक आपका ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल है ADE या DBE, जो भी आप बोलना चाहो, और दूसरा आपका ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल है ये वाला, दैट इज DCE। अब एक ट्रायंगल है EDB, एक ट्रायंगल है DEC। अब इन दोनों का एरिया भी आपको निकालना है। अब बेटा आपको यहाँ पे एक और जो कंसेप्ट ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो अगर मैं इस वर्टेक्स से इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए हाइट ड्रॉ करती हूं तो वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगी, और लेकिन बेस उसके लिए यही वाला होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप उस एंगल से ड्रॉ कर रहे हो जो कि ऑब्ट्यूस है, तो उस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। अब यहां पे उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी ध्यान से सुनो। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, दैट इज ट्रायंगल EDB बेटा, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी, EM होगी। सिमिलरली अगर आप DCE के लिए एरिया निकालते हो तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, DN होगा। तो यहां पे सबसे पहले अब हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। अब अगर मैं आपसे बोलूं किस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल रहे हैं, लेट्स से DBE का एरिया निकाल रहे हैं, तो DBE का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, DB, और इंटू हाइट यहां पे क्या हो जाएगी, EM। सिमिलरली बच्चा अगर यहां पे मैं एरिया निकालती हूं कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल DCE का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, EC, और यहां पे हाइट क्या होगी, DN। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों एरियाज को डिवाइड करना है। जब हम इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर देंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, EM से EM कैंसिल, फिर बेटा यहां पे हम क्या करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल। तो अब इस वाले पार्ट से हमारे पास बेटा क्या निकल कर आया, दैट AD अपॉन DB है ना, और ये किसके बराबर है बेटा, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। सिमिलरली यहां क्या निकल कर आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE किसके बराबर है, AE अपॉन में EC के। अब एक थ्योरम बेटा जो हमने 9th क्लास में करी थी, एरिया थ्योरम, उसको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि ADE का एरिया तो ADE के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एरिया सेम ट्रायंगल ADE के हैं। दूसरी बात क्या है, एरिया ऑफ DBE एरिया ऑफ DCE के बराबर होगा। क्यों, काहे, याद करो बेटा 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सेम बेस पे लाई करते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई करते हैं, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ADE का एरिया तो ADE के बराबर है, DBE का एरिया DCE के बराबर है, मतलब ये आपस में बराबर है। और अगर ये आपस में बराबर है बेटा तो आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, और यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज हेंस प्रूव्ड। पर यहां पे आपको एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, दैट इज एरिया थ्योरम, दैट टू ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज। और यहाँ पे वो सेम बेस क्या है बेटा, DE वो सेम बेस है, और DE और BC वो दो सेम पैरेलल्स हैं। तो ये BPT है, इसकी थ्योरम की प्रूविंग बहुत आसान है, ठीक है, एक ही पेज पे मैंने आपको बता दी है, एंड आई होप आप याद रखो। अब बेटा नेक्स्ट जो थ्योरम आती है आपकी, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT। अब BPT का कन्वर्स देखो, BPT में हमें क्या गिवन था कि लाइन पैरेलल है तो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। अब कन्वर्स ऑफ BPT में हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि यार ये जो लाइन है ना DE, ये ABC को पैरेलल है, हमें ये पता है, हमें ये पता है कि इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। तो इस केस के अंदर हमें गिवन क्या है बेटा, इस केस के अंदर हमें गिवन क्या है, दैट AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के।
अब इस केस में हमें प्रूफ क्या करना है फिर? देखो, टू प्रूव और गिवन में ही सारा फर्क आपको समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें टू प्रूफ करना है कि भाई जो DE है वो BC के पैरेलल है। अब देखो, इसमें ये गिवन था और ये प्रूफ करना था कि DE BC के पैरेलल है, ये गिवन है, और रेशियो में हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे रेशियोज हमें गिवन है और पैरेलल हमें प्रूफ करना है। अब बेटा यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ट्रायंगल ADE बेटा एंड ट्रायंगल ABC। अब सबसे पहले मेरी बात बताओ, क्या एंगल ए के बराबर होगा? क्योंकि वो दोनों त्रिकोण में कॉमन है। क्या बात है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो बेटा ये जो एंगल ए है ये DAE में भी आ रहा है और BAC में भी आ रहा है, तो एंगल ए आपस में बराबर होगा। अब बेटा AD अपॉन में DB EC के बराबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी प्रूविंग में, ये कभी कभी किसी क्वेश्चन में भी काम आता है। अब बेटा जो रेशियोज हमें गिवन है वो AD, चलो AD और AE, तो ADE ट्रायंगल के पार्ट है, लेकिन ये DB और EC क्या ये भी पार्ट है ABC ट्रायंगल के? नहीं, ABC ट्रायंगल का जो पार्ट है वो है AB। तो हमें क्या चाहिए? AD अपॉन में AB, यहां पे क्या है? AD अपॉन में DB। तो ऐसे केस के अंदर बेटा आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो आपको गिवन है दैट इज AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC के। इसके बाद जो आपको स्टेप करना है वो है रेसिप्रोकल बोथ साइड, कुचुक पुचुक। सो भाई DB अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में AE। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है बेटा वो क्या करना है? दोनों तरफ 1 प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 1 प्लस करना है। दोनों तरफ आप क्या करेंगे? 1 को प्लस करेंगे। अब बेटा AD और 1 का एलसीएम क्या होगा? AD और 1 का एलसीएम क्या होगा? AD। यहां क्या है? DB, और AD ऊपर क्या आ जाएगा? यहां पे AD। सिमिलरली AE और 1 का एलसीएम क्या होगा? AE। यहां पे क्या आ जाएगा? ECE प्लस का AE। अब बेटा DB प्लस AD किसके बराबर है? AB के बराबर है। किसके बराबर है? AB अपॉन AD बराबर आ गया बेटा AC अपॉन में AE। अब चाहे तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, दैट इज AD अपॉन में AB बराबर है AE अपॉन में AC। तो अब बेटा आपके पास दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, सो बाय SAS सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सारे एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो मतलब है कि एंगल D एंगल B के बराबर हो जाएगा, एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा, और एंगल E जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। अब बेटा अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो साइड्स हैं वो क्या है? पैरेलल है। सो दिस इज BPT along with कन्वर्स ऑफ BPT का प्रूविंग। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, अगला देखते हैं। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratios of their corresponding sides। अब बेटा इस प्रूविंग में क्या है? देखो आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, लेट्स से एक ट्रायंगल है बेटा ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। अब देखो एरियाज की बात हो रही है तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां पे हमने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बेटा ABC, लेट्स से ये हमारा P है और ये Q है। अब अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूं तो इसका एरिया कैसे निकालोगे बेटा? इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही निकालोगे। और अगर मैं इस ट्रायंगल का बात करूं तो इस ट्रायंगल की बात में इसका एरिया कैसे आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए इतनी बात हमने समझी। अब बेटा आगे देखो, लेट्स से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। अब बेटा ट्रायंगल ABP, नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DEQ, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ABC जो है वो DEF के सिमिलर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि भाई जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल होंगे।
उसके बाद एंगल APB जो है बेटा वो बराबर है एंगल DEQ के, और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हमने 90 डिग्रीज ड्रॉ किया है। तो यहां पे हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर्स भी आपस में क्या है, बराबर है। अब इसके बाद की बेटा बात हम लोग करते हैं। अब देखो, अगर दोनों एरिया सिमिलर आ गए, मतलब ABP सिमिलर आ गया किसके, बाय AA सिमिलैरिटी, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दैट AB अपॉन में DE, दैट AB अपॉन में DE बेटा बराबर है किसके, AP अपॉन में DQ के, बराबर है AP अपॉन में बेटा किसके, DQ के। तो अब जो हमने एरियाज निकाले हैं बेटा, तो क्या इस AP की जगह पे, इस AP की जगह पे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास एक ट्रायंगल का एरिया आया है बेटा ये, दूसरे ट्रायंगल का एरिया आया है ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये है 1 और ये है बेटा 2। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर था बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के, और ये किसके बराबर था, सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। सो हाफ इंटू BC इंटू AP, हाफ इंटू EF इंटू DQ। अब बेटा हाफ से हाफ कटा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब BC और EF को एज इट इज रहने दो। क्या इस AP अपॉन में DQ की जगह पे मैं AB अपॉन में DE डाल सकती हूं, बिल्कुल डाल सकती हूं। सो BC अपॉन में EF इंटू AP अपॉन में DU की जगह पे क्या डाला, AB अपॉन में DE। अब बेटा क्योंकि ABC और DEF ट्रायंगल तो पहले से सिमिलर थे, तो मुझे पता है कि जो AE अपॉन में DE होगा वो BC अपॉन में EF के बराबर होगा, क्योंकि जो आपके पास ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस AB अपॉन में DE की जगह पे अब क्या मैं दोबारा से BC अपॉन में EF डाल सकती हूं, बिल्कुल, दैट मीन्स BC अपॉन में EF का स्क्वायर। तो सिमिलरली बेटा अगर एक साइड के स्क्वायर के बराबर है तो बाकी तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो ऑलरेडी सेम है, तो ये सब उनके भी बराबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगली थ्योरम पे देखते हैं। अब ये सर्कल की थ्योरम है बेटा, द एंगल दैट एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल दैट इट सबटेंड्स इन द रिमेनिंग पार्ट। अब इसकी प्रूविंग बहुत आसान है, वो सारे बेसिक कंसेप्ट जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं वो लगेंगे। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एक आर्क है और वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है और वो बेटा सेगमेंट में सबटेंड कर रही है, ठीक है, इतना आपको गिवन है। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें इसको नेम करना है। लेट्स से ये A है, ये O है, ये B है और ये C है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमें C को O से ज्वाइन करना है, ठीक है। लेट्स से बेटा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। और इस एक्सटेंडेड वाले को मैं और एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो लेट्स से ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। चलिए अब इन्हीं एंगल्स के टर्म में बात करते हैं। अब बेटा इन ट्रायंगल AOC आपको पता है कि भाई जो OC है वो OA के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है बेटा, रेडियस है सेम सर्कल का। तो हम क्या बोलेंगे कि जो OA है वो OC के बराबर है। बेटा अगर दो साइड्स बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट मींस एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। अब बेटा एंगल 5 जो है वो ट्रायंगल AOC के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 5 किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ध्यान से देखो बच्चा, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC सेम चीज है बेटा कि OB जो है वो OC के बराबर है, दैट मीन्स एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, और जो एंगल 6 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर है। अब ये है बच्चा आपकी फर्स्ट इक्वेशन,
ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, बस इन दोनों को ऐड करना है। सो अगर मैं ऐड करती हूं, दैट मीन्स एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। अब बेटा हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो क्या इस एंगल 3 की जगह पे मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ? सिमिलरली हमें पता है कि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, तो मैं एंगल 4 की जगह पे एंगल 2 लिख सकती हूँ। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और बेटा हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये किसके बराबर है? एंगल 5 प्लस एंगल 6। बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 6 मतलब एंगल AOB है ना, और ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल ABC. So this is how your theorem gets proved that the angle at the center is double than the angle in the segment. I hope ये चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब नेक्स्ट है that angle in a semicircle is 90 degrees. अब बेटा सेमी सर्कल कौन बनाता है? एक डायमीटर बनाती है। सेमी सर्कल कौन बनाता है? एक डायमीटर बनाती है। डायमीटर क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम आपको पता है बहुत सिंपली कि अगर ये 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है। इसका प्रूफ आप डायरेक्टली यही लिखोगे दैट एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल इन द सेगमेंट, क्योंकि वो आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो। बट अगर इंडिविजुअली ये प्रूफ करने के लिए आती है बेटा, तो अगेन आपको वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बस एक चीज आपको एडिशनल पता होगी कि ये 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट आपको वही काम करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। फिर इस ट्रायंगल पे आपको सेंटर से एक ऐसे एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगेन आपके पास क्या आएगा? ये साइड इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर है, ठीक है। ये आपस में बराबर है क्योंकि ये साइड इसके बराबर है। सेम देन दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 180 डिग्री, 90 डिग्री आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। कि भाई जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जहां पे क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस हैं बच्चा, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस हैं, है ना, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करें। कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है उसके बेटा जो चारों वर्टिसेस हैं, आपके क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टिसेस हैं वो किस पे लाई करें? सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करें। किस पे लाई करें? सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करें। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? आपको दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या किए? दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट काम बेटा आपको क्या कर रहे हैं? सारे एंगल्स की नेमिंग करो। लेट्स से ABCD इसको मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को। ये एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। अब हर एक कॉर्ड के बेसिस पे बेटा जो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एजेस हैं, चारों जो ये लाइंस है बेटा, ये कॉर्ड्स की तरह काम कर रहे हैं। कि AB भी एक कॉर्ड है, CB भी एक कॉर्ड है, CD भी एक कॉर्ड है, और जो ये DA है ये भी आपके पास एक कॉर्ड है। अब हर एक कॉर्ड के बेसिस पे बेटा आपको एंगल इन सेम सेगमेंट बताने हैं, क्योंकि वो बराबर होते हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट एंड इक्वल, इसकी मैंने प्रूविंग नहीं कराई है बेटा, मैं सिर्फ उन्हीं थ्योरम्स की प्रूविंग करा रही हूं जिसमें आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। देखो अगर आप अपना सिलेबस देखोगे ना, तो वहां कभी कभी किसी थ्योरम में ब्रैकेट में मेंशन है प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर वहां मेंशन है तो उसका पूछा भी नहीं जाएगा। तो इस सेशन में हम सिर्फ वही प्रूविंग कर रहे हैं जो आपको लिखा हुआ है कि हाँ प्रूविंग कराओ, कि प्रूव अदरवाइज स्टेटेड। तो जिनका भी स्टेटेड है कि भाई प्रूविंग नहीं करानी है, नॉट रिक्वायर्ड, तो उसका हम नहीं कर रहे हैं। अब बेटा अगर मैं AB कॉर्ड लेती हूं, सो एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब सिमिलरली बच्चा अगर मैं CB लेती हूं, सो एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो यहां से क्या बोलेंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। अब बेटा नेक्स्ट कॉर्ड लेते हैं, लेट्स से अगर मैं AD कॉर्ड लेती हूं, सो एंगल इन द सेम सेगमेंट,
एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो यहां से क्या बोलेंगे, दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। और उसके बाद बेटा हमारे पास क्या बचा, 1 4 हो गया, 2 7 3 4 बचा। सो एंगल 4 विल बी, अच्छा 4 तो हो गया, 1 4 2 7 3 6 3 4 5 और 8 बचा, ठीक है। चलिए, सो हमारे पास यहां से क्या बचा है, एंगल 5 बचा है, ये रहा एंगल 5 और ये एंगल 8 के बराबर होगा। सो एंगल 5 विल बी इक्विवेलेंट टू एंगल 8। चलिए, और ये सारे आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि ये एंगल है बेटा किसमें, इन द सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट्स के एंगल है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें पता है कि है तो ये क्वाड्रिलेटरल ही, चाहे कहीं भी चले जाए रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल ही। और हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बेटा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब एंगल ए का मतलब क्या है, एंगल 7 प्लस एंगल 8। एंगल बी का मतलब क्या है बेटा, एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल सी का मतलब क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल डी का मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और ये किसके बराबर है, 360 डिग्री के। डन। चलिए, अब हमें ऑपोजिट, देखो थोड़ी चालाकी भी करनी है। देखो ऑपोजिट में या तो आप सी को ए के बराबर कर दो या डी को बी के बराबर कर दो, जो भी आप चाहो। चलो ए को सी को बराबर करते हैं। अगर मुझे ए और सी को आपस में सप्लीमेंट, बराबर नहीं मतलब सप्लीमेंट्री चाहिए, मतलब मुझे 7 8 और 3 4 चाहिए। 7 8 और 3 4 चाहिए, मतलब मुझे ये वाले एंगल चाहिए और ये वाले एंगल चाहिए। अब इनके अलावा बाकी जो एंगल्स हैं मैं उनके इक्विवेलेंट पार्ट्स को लिखूंगी। देखो मुझे एंगल 7 चाहिए क्योंकि ये मेरा एंगल क्या बना रहा है, ए बना रहा है। एंगल 8 चाहिए क्योंकि ये भी क्या बना रहा है, एंगल ए बना रहा है। अब 5 किसके बराबर है बेटा, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है तो 5 की जगह पे 8 लिख दिया। एंगल 6 एंगल 3 के बराबर है तो 6 की जगह पे 3 लिख दिया। अब एंगल 3 और 4 भी मुझे चाहिए, है ना। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के, और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 7 के। सो 7 7 ट्वाइस ऑफ एंगल 7, 8 8 ट्वाइस ऑफ एंगल 8, 3 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 4 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 किसके बराबर, 360 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल बी 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर, 360। बेटा एंगल 7 प्लस एंगल 8 किसके बराबर, एंगल ए। एंगल 3 प्लस 4 एंगल सी, और ये किसके बराबर, 180। आप लिखोगे एंड में सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से आप प्रूविंग करेंगे एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट बोल के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, the tangent at any point of a circle and the radius through the point are perpendicular to each other। अब बेटा इस थ्योरम की प्रूविंग ना बड़ी विरली सी है, पर भाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि आ सकती है और बहुत बच्चे इसको मिस आउट भी करेंगे, तो भाई करनी बनती है। अब इसमें बस आपको क्या करना है, आपको एक टैंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस टैंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आपको एक रेडियस ज्वाइन करना है पहले, और इस रेडियस के अलावा बेटा आपको एक दूसरी लाइन ज्वाइन करनी है कुछ इस तरीके से। अगर ये O है, ये A है, इस पॉइंट को B बोलेंगे और इस पॉइंट को C बोलेंगे। अब हम यहां से क्या लिखेंगे कि भाई OA जो है वो OB के बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सर्कल के रेडियाई है। दोनों ही क्या है, सर्कल के रेडियाई है। अब यहां से आप एक और चीज क्या बोलोगे कि भाई जो OC है वो OB प्लस BC है, सॉरी वो OB प्लस BC है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है कि OC जो है वो OB में कुछ ऐड कर कर आई है। इसका मतलब क्या है कि OC जो है वो OB से बड़ी है। अगर जो OC है वो OB से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि OC OA से बड़ी है। OC OA से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि वो रेडियस से बड़ी है। और अगर कोई भी लाइन रेडियस से बड़ी है, इसका मतलब है कि रेडियस हमेशा छोटी आएगी। सो बस यही बोलना है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट होता है, और इस केस में क्या है, वो रेडिया है, और इस केस में क्या है बेटा, वो रेडियस है। सिंपल डिंपल। चलिए आगे चलते हैं। If two circles touch the point of contact that lies on a straight line joining the circle। अब बेटा इसकी भी प्रूविंग फालतू ही है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। आपको बस ये बोला है कि अगर दो सर्कल है ना
If two circles touch, the point of contact lies on a straight line joining the centers. तो इनका जो ये point of contact है ये किस पे लाई करेगा? एक ऐसी लाइन पे जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। चलो बेटा सबसे पहले बात करते हैं, टैंजेंट बना देते हैं। चलो ठीक है, हमने इनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उससे एक टैंजेंट बना दी। लेट्स से ये O है, ये O डैश है और ये पॉइंट P है। लेट्स से ये A है और ये B है। बेटा हमें पता है कि अगर AB एक टैंजेंट है तो OP AB पे परपेंडिकुलर होगी, तो OP जो है वो परपेंडिकुलर होगी AB पे। ठीक है, सिमिलरली जो O डैश P एक रेडियाई है, रेडियाई भी परपेंडिकुलर होगा टैंजेंट पे। दैट मींस O डैश P भी परपेंडिकुलर है AB पे। बेटा अगर दो लाइंस सेम लाइन पे परपेंडिकुलर है, दैट इज AB पे, तो वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करती हैं। और ये सेम स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी? क्योंकि ये A180 डिग्री भी बना रहा है। दैट मींस OP O डैश क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो बस यही इसकी प्रूविंग है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टैंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही हैं, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। लेट्स से ये वाली टैंजेंट A है, ये वाली टैंजेंट हमारी B है और जो सेंटर है वो O है। अब बेटा O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया और O को इस एक्सटर्नल पॉइंट P से ज्वाइन किया। आपको कुछ नहीं करना, बस OAP और BOP में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। Now in triangle POA and triangle POB, सबसे पहली चीज आप क्या बोल सकते हैं बेटा? सबसे पहली चीज आप क्या बोल सकते हैं कि भाई जो OB है वो किसके बराबर है? OA के। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियस है। अब पीछे हमने सीखा कि जो रेडियस होता है वो टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और ये क्यों है बेटा? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। उसके बाद बेटा OP, मैथ्स OP इज इक्वल टू मैथ्स OP, क्योंकि ये कॉमन है। तो बेटा देखो क्या क्या हुआ, ये साइड, ये एंगल और एक और साइड। सो ये हाइपोटेन्यूस साइड और राइट एंगल ट्रायंगल। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP बाय कटप्पा बाय CPCT या CPCTC। बात एक ही है, परेशान मत होना। आगे चलते हैं बेटा, अगली थ्योरम आपको क्या कहती है? If two chords intersect internally और externally, तो उनके जो लेंथ सेगमेंट्स का प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है। अब ये दोनों किससे प्रूव करनी है? सिमिलैरिटी से। बेटा आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, आपको बोला है कि या तो वो दो कॉर्ड जो हैं वो इंटरनली इंटरसेक्ट करें, ठीक है, या तो वो जो दो कॉर्ड्स हैं एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें। लेट्स से ये एक कॉर्ड है AB, ये एक कॉर्ड है बेटा CD और ये एक सेंटर है O, या ये एक कॉर्ड है AB, ये एक कॉर्ड है CD और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज P। ये दो कंडीशंस है कि इंटरसेक्ट इंटरनली कर रहे हैं या इंटरसेक्ट एक्सटर्नली कर रहे हैं। अब बेटा सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है क्या कि AC को ज्वाइन किया और DB को ज्वाइन किया, यहाँ पे AC को ज्वाइन किया और BD को ज्वाइन किया। अब इंटरनली वाले में बहुत सिंपल है बेटा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल AOC बराबर होगा एंगल DOB के या BOD के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल AOC एंड DOB, ठीक है, आप DOB लिखो। And this angle will be equal to this angle, angle in the same segment. Angle CAB या CAO is equivalent to angle BDO, angle in same segment. तो बेटा by AA similarity दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, that is AOC and DOB। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, है ना, आपका ये एंगल इन द सेम सेगमेंट आ गया, this angle will be equal to this angle, सिमिलरली यहां पर आ गया। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि भाई इनके जो साइड्स हैं वो आपस में कैसे हैं? प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल्स आए हैं बेटा। एक है AOC जो इसको हम सीधा कर लेते हैं, एक है बेटा कौन सा, अगर हम यहाँ पे चलो ऊपर O लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर O ले लेते हैं, O एंड O,
ठीक है, यहां पे अगर हम AC ले रहे हैं क्योंकि एंगल A एंगल D के बराबर है तो यहां पे D भी आ जाएगा। डन। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं दैट ये एंगल इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था और ये वाला इसके बराबर था। सो AOC DOB। तो भाई साइड्स कौन सी होंगी? AO अपॉन DO बराबर होगा CO अपॉन BO के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। सो AO इंटू BO बराबर होगा CO इंटू DO के। यही थ्योरम थी दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। अब अगर एक्सटर्नली कर रहे हैं तो भी आपको सेम प्रूविंग करनी है, बेटा देखो कैसे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये कहां पे ज्वाइन कर रहे हैं? एक्सटर्नली ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, आपने क्या किया? इनको लेबल कर दिया। सेम वे यहां भी आपको प्रूविंग करनी है। ठीक है, और यहां पे ये जो दो कॉर्ड हैं ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको बाहर वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कराना है। जैसे ये प्रूविंग करी है वैसे ही इसकी भी प्रूविंग आ जाएगी। आप इसको O ले लो, इंटरसेक्शन पॉइंट को आप O ले लो इंस्टेड ऑफ P, ताकि आपकी जो प्रूविंग है वो सेम आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई अगेन आपका एक ही एंगल जो है ये तो कॉमन है। ठीक है, एक ही एंगल है, ये तो आपके पास कॉमन आ गया। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या निकालना है कि ये अंदर वाला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, दैट इज ABCD। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। सेम वे में फिर से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, OBD एंड OAC, और फिर से आप बोल पाओगे दैट AO इंटू BO इज इक्वल टू CO इंटू DO। आई होप कि आप कर पाओ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ठीक है, एक नेक्स्ट थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो क्या है? इफ अ कॉर्ड एंड अ टैंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ सेगमेंट्स, ये आपके 2025 में एज अ सिमिलैरिटी क्वेश्चन के आगे प्रूविंग में भी आया था। अब इसको ध्यान से देखोगे। अब ये थ्योरम बोल क्या रही है बेटा कि अगर आपके पास एक टैंजेंट है, ठीक है, और एक कॉर्ड है जो कि टैंजेंट से एक्सटर्नली जाके मीट कर रही है। सो लेट्स से ये पॉइंट P है, ये T है, ये B है बेटा, और ये A है। अगेन आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है P को A से, ठीक है, और बेटा P को B से। फिर से आपके पास दो ट्रायंगल्स आपको नजर आएंगे। एक है बेटा ये ट्रायंगल TPB, और दूसरा आपको जो ट्रायंगल नजर आएगा वो ये है बड़ा वाला ट्रायंगल। चलिए, ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अपन को फिर से सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। सबसे पहली चीज क्या है? देखो, नेमिंग बाद में करेंगे, पहले जो जो हम बता सकते हैं वो बताएंगे। एंगल T जो है वो एंगल T के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आपस में कॉमन है। उसके बाद बेटा क्या? ध्यान से देखो, एक कॉर्ड है BP, एक कॉर्ड है BP भी एक कॉर्ड है। ठीक है, और ये टैंजेंट के इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सो दिस एंगल जो कॉर्ड और टैंजेंट मिलके बनाएगी वो किसके बराबर होगा? जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सो दैट मींस एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होगा। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो T है वो T के बराबर है। देखो ट्रायंगल की नेमिंग कैसे करनी है, अभी तक मैंने भी नहीं करी है, कैसे कर रही हूं देखो। एंगल T के बराबर है तो वो एक साथ आने चाहिए। इसके बाद एंगल P एंगल A के बराबर है, सो P जो है वो A के बराबर है। फिर बचा हुआ कौन सा एंगल है? TPA में, है ना, TPA में बचा हुआ कौन सा एंगल है बेटा? देखो पहले हम कौन सी बात कर रहे हैं, ये एंगल A P के बराबर हो गया। ठीक है, हमें सेम लेके चलना है। अब ट्रायंगल TPB में बचा क्या? TPB में बचा B, तो यहां आ गया PTB, ट्रायंगल PTB, यहां आ गया A, यहां आ गया T, और AT में क्या बचा? P बचा। देखो ध्यान से, क्योंकि जो इसका P है वो इतू सा है, जो इसका P है। अब बेटा ये वाला जो एंगल निकलेगा ये किसके बराबर होगा? इसके, तो ये B के साथ आना चाहिए इसका P। ध्यान रखेंगे। अब साइड्स कौन सी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी? देखो, इसकी पहली दो, उसकी पहली दो, इसकी लास्ट की दो, इसकी लास्ट की दो, है ना, इज इक्विवेलेंट टू इसकी पहली और आखिरी, और इसकी पहली और आखिरी। समझे? अब बेटा तुम कौन सा लो, है ना, अब तुम कौन सा लो ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो PT हमें PT चाहिए, ये TA और TB हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, या हम इसको भी ले सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, आ जाओ एक बार फिर से नेमिंग एक बार चेक कर लेते हैं।
आ जाओ, देखो मैं फिर से सिखाती हूँ नेमिंग कैसे करना है। सबसे पहले एंगल टी दोनों में कॉमन है बेटा, तो एंगल टी दोनों में कॉमन लगा दो। उसके बाद टी पी बी, जो मैं यहाँ पे टी पी बी ले रही हूं, ये टी पी बी। अब ये टी पी बी ये किस एंगल के बराबर है? टी ए पी के, टी ए पी के। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है? डन है। चलिए अब आगे देखो, तो भाई क्या है? टी पी अपॉन में टी ए बराबर पी बी अपॉन में ए पी बराबर टी बी अपॉन में टी पी, ठीक है? अब बेटा पहला वाला ले लो और लास्ट वाला ले लो, तो देखो टी पी अपॉन में टी ए बराबर है टी बी अपॉन में टी पी। टी पी या पी टी है ना, टी पी पी टी एक ही बात है। पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी इंटू बी टी। बेटा अगर आप इस पॉइंट को पी लेते, इसको टी लेते, तो नेमिंग में थोड़ा फर्क आएगा, है ना? हम लोग जनरली पी टी स्क्वायर या टी पी स्क्वायर जो भी है, सो दैट मीन्स टैंजेंट का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? आपका ए टी इंटू बी टी के। ये ध्यान रखेंगे, दिस इज द प्रूविंग। चलिए ठीक है, अब लास्ट आपके पास एक आती है क्या? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब इसको भी एक बार ध्यान से समझेंगे बेटा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको क्या कहती है, पहले वो समझो कि अगर बच्चे तुम्हारे पास एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड के एक एंड पॉइंट से एक टैंजेंट भी पास हो रही है, तो ये दोनों मिलके जो एंगल बनाते हैं, ये किसके बराबर होता है बेटा? ये कॉर्ड जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाती है। यहां पे हम एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम सेंटर से भी ज्वाइन करेंगे। अब बेटा आपको पता है, लेट्स से कि ये A है, ये B है, ये O है और ये C है, ठीक है? इतनी बात सबको क्लियर है। अब बच्चा तुमको ये पता है कि ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है? लेट्स से ये जो टैंजेंट है ये PQ है। अब लेट्स से अगर ये एंगल 1 है तो ये कितना है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है, ये हमें पता है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स हैं। अब ध्यान से देखते जाओ बेटा, ये जो लेट्स से PBQ एक स्ट्रेट लाइन है और PBQ 180 डिग्री होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, टैंजेंट है, और ये किसके बराबर है? एंगल PBA के प्लस एंगल ABO के प्लस एंगल OBQ के। इतनी बात क्लियर है? तो 180 डिग्री किसके बराबर आ गया? मतलब ये वाला बचा हुआ ये भी पूरा एंगल किसके बराबर है? 180 डिग्री के। अब बेटा अगर मैं इस एंगल को एंगल लेट्स से 3 बोलूं और इसको एंगल 4 बोल रही हूं, तो ये भी एंगल 4 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि एंगल 4 किसके बराबर है? 90 डिग्री माइनस एंगल 3। एंगल 4 किसके बराबर है बेटा? 90 डिग्री माइनस एंगल 3 के, और एंगल 4 इसके भी बराबर है। इतनी बात आपको पता है। अब इन ट्रायंगल OAB, अगर मैं ट्रायंगल OAB की बात करती हूं बेटा, तो ये एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AOB किसके बराबर होगा? 180 डिग्रीज के, है ना? एंगल 4 का मतलब है प्लस एंगल 4 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4। एंगल AOB किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के, और ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के, है कि नहीं? 180 डिग्री के बराबर है। अब बेटा अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 किसके बराबर है? 180 डिग्री के। अब इस एंगल 4 की जगह पे देखो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है ये आपका एंगल 1 के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। अब इस एंगल 4 की जगह पे क्या मैं 90 माइनस एंगल 3 लिख सकती हूँ? पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। अब 90 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? सॉरी, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 से 90 कैंसिल, सो माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 0। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, हेंस प्रूव्ड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3।
तो बस यही सारी थ्योरम्स बेटा आपकी प्रूविंग में है। अगेन हर रोज मैं आपको रिपीट कराती हूँ दैट बिलीव इन योरसेल्फ। सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, फॉर्मूला शीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 घंटे में रिवीजन आपको प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे देखनी है वो भी कल परसों तक आपके पास आ जाएगा। डू नॉट वरी एट ऑल। मैराथन हमारी साथ साथ चल रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट यार, अपनी तरफ से भी पूरे पूरे एफर्ट्स डालते रहो, इन सारी थ्योरम्स को अच्छे से याद कर लेना। कोई भी थ्योरम प्रूविंग के लिए आ सकती है, यू नेवर नो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मचाते रहो यार, मचाते रहो।